फेल तो कई स्टार्टअप्स होते हैं, लेकिन कुछ इतने बुरे तरीके से मुंह के बल गिरते हैं ना कि उनके किस्से हमेशा याद रहते हैं। चाहे वो कोई वाइल्ड कार्ड हो या फिर कोई रॉकस्टार सीईओ बनने के सपने संजोए हो, झूठा विज्ञापन हो या शेख चिल्ली आइडिया हो, कुछ स्टार्टअप होते ही बुरी तरह से विफल होने के लिए हैं। तो आप अपने हाथ में एक तकिया लेकर बार बार सर पकड़ने के लिए बैठ जाइए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं स्टार्टअप्स के इतिहास में विफलता की कुछ सबसे हास्यास्पद और दुखद कहानियां। नंबर 10, क्लिंकल। एप्पल पे और गूगल वॉलेट के व्यापक पैमाने पर एक बड़ी ताकत बनने से पहले एक प्रॉमिसिंग सी ऐप थी, जिसे देखकर लगता था कि ये नए नए शुरू हुए मोबाइल पेमेंट मार्केट में छा जाएगी। क्लिंकल को 2011 में लुकास डुप्लान ने स्थापित किया था और इसका एक दौर ऐसा था जब इसमें रिचर्ड ब्रेंसन जैसे लोगों ने इन्वेस्ट किया था और 3 महीने में ही इसने 25 मिलियन जुटा लिए थे। क्लिंकन एक दिन कागज के रुपयों को बेकार बना देगा। डुप्लान और ब्रांसन को इस बात पर इस हद तक कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने नकली नोटों के ढेर को जलाते हुए अपनी तस्वीर भी डाली थी, जो कि बाद में लीक हो गई थी। लेकिन उनको यह विश्वास फाइनल प्रोडक्ट के तैयार होने से बहुत पहले ही हो गया था, जबकि ऐप के एक रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस वर्जन के आते ही 3 साल लग गए, जो सिर्फ कॉलेज के छात्रों के लिए निकाला गया था। स्थिति और खराब हो गई क्योंकि ये ऐप ठीक से काम नहीं करती थी, जबकि वेनमो और एप्पल पे जैसी अन्य सेवाएं तेजी से मार्केट पर अपना कब्जा कर रही थी। गूगल प्रचार प्रसार बढ़ा चढ़ाकर कर रहा था। ऐप को उठाने के लिए भारी पैसे खर्च किए जाने लगे और उधर कर्मचारियों ने अपने अविश्वसनीय सीईओ के विरोध में सामूहिक रूप से कंपनी छोड़ना शुरू कर दिया। 2015 में आखिरकार क्लिंकल का खात्मा हो गया, जबकि इसका पब्लिक वर्जन बस कुछ ही महीनों पहले लॉन्च हुआ था। ऐसा लगता है कि भाग्य भी भयंकर ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोगों का साथ नहीं देता। सीक्रेट एक गुमनाम होकर मैसेज पोस्ट करने वाला ऐप था, जो कि 2013 में डेविड बाइटो द्वारा लॉन्च किया गया था। लोग इसे इस्तेमाल करने लगे अपने एरिया की सीक्रेट वहां रह रहे दूसरे लोगों के साथ, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जल्द ही इस पर अधिकतर नफरत, अफवाहें और धमकियां फैलने लगी। हालांकि ऐप का असली मकसद भी शायद यही था, लेकिन बाइटो ने दावा किया कि ऐप अपने ओरिजिनल विजन से भटक गया है और उन्होंने उनके सह संस्थापक ने इस बहाने का इस्तेमाल अपने निवेशकों से लाखों रुपए निकलवाने में किया। बाइटो धीरे धीरे अपनी कंपनी को बर्बादी की ओर धकेलने लगे, लेकिन इस बीच खुद के लिए उन्होंने एक फरारी खरीद ली। सीक्रेट आखिरकार 2015 में बंद हो चुका था और गूगल वेंचर्स के बिल मैरिस, जो कि सीक्रेट में निवेशक रह चुके थे, उन्होंने बाइटो और उनके पार्टनर की हरकत को एक बैंक डकैती जैसा बताया। कंपनी बंद होने के पीछे चाहे बाइटो की सोची समझी एक लंबी साजिश हो या ना हो, लेकिन इसके फेल हो जाने के बाद उसकी जेबें तो लबालब भरी हुई थी, जैसे किसी शातिर चोर की होती हैं। जो भी हो, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उसके कर्मचारियों को हुआ, जिनकी जेबें अंत तक खाली रहीं, जबकि उनका सीईओ अपनी नई फरारी में मस्ती से घूम रहा था। नंबर 8, लिली रोबोटिक्स। जैसे जैसे 2015 खत्म हो रहा था, 60,000 लोग अपने एक नए स्पेशल ड्रोन के आने का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। कारण यह था कि उस वर्ष की शुरुआत में ही लिली रोबोटिक्स ने एक क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया था, जिसका मकसद था एक ऐसा नन्हा ड्रोन बनाना जो कि ऑटोमेटिक रूप से आपके पीछे पीछे चले और तस्वीरें वीडियो ले ले। ये ट्रैवल प्रेमियों के लिए, सर्फिंग के शौकीनों तक, सभी के लिए एक शानदार कॉन्सेप्ट था, इसीलिए फौरन वायरल हो गया। इस तरह के प्रचार के कारण प्री सेल्स में ही लिली के पास $34 मिलियन की जबरदस्त ऑर्डर बुक हो गए। ये उसके लिए बहुत ही बड़ी सफलता थी, लेकिन फिर भी ये रुपए उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट के खर्चे को उठाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। बात यह थी कि कैंपेन शुरू करने के समय उनका प्रोडक्ट कंप्लीट ही नहीं था, बल्कि लीक हुए कुछ ईमेल से ये पता चला कि उन्होंने असल में लिली के नाम पर GoPro के फुटेज का उपयोग किया था और परिणाम स्वरूप उनके कार्यालयों पर धोखाधड़ी के आरोपों में छापा मारा गया। उनके पास कोई वास्तविक प्रोडक्ट था ही नहीं, वे सारा पैसा खर्च कर चुके थे, इसलिए उन्हें सभी को रिफंड देने के लिए मजबूर किया गया और 2017 में वे दिवालिया घोषित हो गए। नंबर 7, theglobe.com। फेसबुक और यहाँ तक कि माई स्पेस से भी पहले जो सोशल नेटवर्क साइट धूम मचा रही थी वो थी theglobe.com। 1998 में जिस दिन उन्होंने मार्केट में डेब्यू किया, उसी दिन उनके शेयर की कीमत में 600% का उछाल आया। ये उस समय होने वाली सबसे बड़ी पहले दिन की कीमत वृद्धि थी। लेकिन ग्लोब के सीईओ संस्थापक स्टीफन पेटरनॉट को पैसा खर्च करना उतना ही पसंद था जितना कि इसे कमाना। उन्हें अक्सर वेलवेट पैंट्स पहने हुए अपनी बाहों में मॉडल लड़कियों के लिए क्लबों में ठिलाते हुए देखा जाता था। वे बड़ी शान से कुछ ऐसी बातें कहते थे, मुझे लड़की मिल गई, दौलत मिल गई, अब मैं एक बेकार और दिखावे की जिंदगी जीने के लिए तैयार हूँ। उनके ऐसे बयान ज्यादा दिन नहीं चल पाए। इकोनॉमी के हालात बदलने लगे और जब .com का बुलबुला फूटा तो theglobe.com के शेयर, जिसकी कीमत एक समय $97 हुआ करती थी, वो भी 25 सेंट से कम पर आ गए। निवेशकों ने हाथ खींच लिए और पेटरनॉट, उनके सह सीईओ, ने 2000 में कंपनी से इस्तीफा दे दिया। तो इससे क्या सबक मिलता है? सूरज के बहुत करीब उड़ान मत भरिए, खासकर जब आपने मखमल की पैंट पहनी हो। नंबर 6, पोवा टेक्नोलॉजीज। सीईओ डैन वैगनर के अनुसार पोवा टेक्नोलॉजीज का लॉन्ग टर्म गोल
गोल अब तक की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बनने का था। उन्हें बस एक स्टार प्रोडक्ट मार्केट में उतारना था, कुछ ऐसा जो कि हर कोई लेना चाहे। क्या होगा वो? एक कोड स्कैनर? जी हाँ, रिटेल विक्रेताओं के लिए मोबाइल ऐप और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स के साथ कंपनी के सबसे पहले प्रोडक्ट्स में से एक था पोवाटैक के नाम से जाना जाने वाला स्कैनर, जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था। आइडिया ये था कि उपभोक्ता इसका उपयोग प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए कर सकते हैं, विज्ञापनों से जो एक स्पेशल टैग को डिस्प्ले करते हैं। अगर ये एक ग्लोरिफाइड क्यू और स्कैनर की तरह लग रहा है तो वो इसलिए क्योंकि ये असल में वही था। इस तरह के आइडिया को लेकर एप्पल जैसी कंपनीज को टेक्नोलॉजी में नंबर 1 स्थान के लिए टक्कर देने की कोशिश को बहादुरी कहा जाना चाहिए। इसके बावजूद उनकी शुरुआत बड़ी आशाजनक रही और पहले 1.5 साल के दौरान ही उन्होंने $175 मिलियन जुटा लिए। 2015 में अपनी चरम पर उनकी वैल्यू $2.7 बिलियन आंकी गई, जिससे वे उस समय के सबसे मूल्यवान स्टार्टअप्स में से एक बन गए थे। एक समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा भी उनकी प्रशंसा की गई, लेकिन ये सफलता ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। कारण था उनकी प्रोडक्ट अपने वादों पर खरा नहीं उतरा। कंपनी के ऊंचे अफसरों की तनख्वाह अनाप शनाप थी और उनकी आदतें बहुत ही खर्चीली थीं। उनकी पार्टियों में महंगी शराब की नदियां बहती थीं और नंगे नाच के लिए स्ट्रिपर्स को बुलाया जाता था। हालांकि इन सबसे नुकसान नहीं होता अगर पोवा से कमाई हो रही होती, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। 2015 के खत्म होते होते जनता का इंटरेस्ट उसमें कम हो गया। उनके पास अपने कर्मचारियों और ठेकेदारों को देने के लिए पैसे नहीं बचे, जबकि उनके सीईओ को कर्मचारियों को ईमेल भेजने से फुर्सत नहीं थी जिसमें वे उन्हें डेविड बॉबी की तरह ड्रेसअप होने के लिए कहते थे। ये पेन तो टाइट है। आखिरकार पोवा ने दिवालियापन घोषित करने के लिए अर्जी दायर कर दी और पोवा टैक सहित इनके मुख्य डिवीजनों को बेच दिया गया। हो सकता है कि उन्होंने शराब और स्ट्रिपर्स के साथ साथ बहुत अय्याशी कर ली, लेकिन पोवा टैक के खेल में तो वो हार ही गए। नंबर 5, क्यूकैट। पोवा टैक एक बड़ा ही नीरस किस्म का आइडिया तो था ही, वो अपने आप को ओरिजिनल भी नहीं कह सकता था। उसका कॉन्सेप्ट मूल रूप से 1990 के दशक के उत्तरार्ध में टेक बूम के दौरान क्यूटैक नामक एक मस्खरे से आविष्कार से निकला था। ये डिवाइस आपके पीसी में प्लग हो जाती थी, जिससे ये प्रोडक्ट्स और मैगजीन्स पर बने विशेष बारकोड को स्कैन करती थी, जो बदले में आपको वेबसाइटों पर ले जाता था। ये एक बिल्ली जैसा दिखता था जो कि आपके माउस के साथ आसानी से जुड़ जाता था, क्योंकि आखिर कौन नहीं चाहता कि उनकी डेस्क एक चिड़ियाघर की तरह दिखाई दे। पूरी तरह से निराधार विश्वास की छलांग लगाते हुए कंपनी ने ऐसे लाखों प्लास्टिक के फिलिंस को पूरे अमेरिका में लोगों को मुफ्त भेज दिया। ये निश्चित रूप से बड़े प्रचार का एक तरीका था। उसे वायर्ड और बिजनेस वीक के लॉन्च के दौरान ही सपोर्ट भी किया और क्यूकैट कोड को अपनी पत्रिकाओं में छाप दिया। ये जिनको भी मिला वो लोग इस अजीब सी तार से जुड़ी हुई डिवाइस को मैगजीन पढ़ते वक्त अपने पास रखने के शायद इच्छुक नहीं थे। जनता को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए इसमें निवेशकों का $185 मिलियन डूब गया और ये बुरी तरह से विफल होने के बाद भुला दिया गया। नंबर 4, iSmell। क्या आप इंटरनेट को सूंघना चाहेंगे? मतलब जो कुछ भी आप देख रहे हैं आप उसे अच्छे से सूंघ भी सकें। यदि आप ये सुनकर कंफ्यूज हो रहे हैं और इस बात पर चिढ़ भी रहे हैं तो बधाई हो, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं जो कि बुरे आइडियाज पर नॉर्मल प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में डिजीसेंस INC के पास आप जैसी सेंसिबिलिटी नहीं थी। धूप में चमकते लोगों से भरे खूबसूरत समुद्र तटों पर टहलने के एक्सपीरियंस की खुशबू आप तक पहुंचाने के प्रयास में इस कंपनी के संस्थापक अब तक का सबसे शानदार लेकिन अजीब सा आइडिया लेकर आए। इंटरनेट को दिखने के साथ सूंघा जाने वाला बनाने का प्रस्ताव। डिजीसेंस ने एशिया के निवेशकों से प्रभावशाली ढंग से $20 मिलियन जुटा लिए। ये डिवाइस एक कंप्यूटर से जुड़ता था और स्क्रीन पर जो सीन था उससे संबंधित गंध का चयन करके सिग्नल देता था। फिर वो सुगंध सेंटेड तेल की छोटी शीशियों से भरे रिप्लेसेबल कार्टिज से छोड़ी जाती थी, चाहे वो संतरे हो, सार्डिन मछली हो या कैंप फायर हो। प्राथमिक गंधों को गर्म करके उपकरण के बाहर छोड़ा जाता था, जिससे गंधों की एक विशाल रेंज को कवर करने में सक्षम था। दिलचस्प नाम वाले iSmell के जरिए डिजीसेंस ने सोनी, माइक्रोसॉफ्ट और ऐसी अन्य कंपनीज के साथ हाई प्रोफाइल पार्टनरशिप बनाने में कामयाबी हासिल की, जो डिजिटल दुनिया में गंध को जोड़ने के लिए उत्सुक थे, यहाँ तक कि वीडियो गेम में भी। लेकिन उनको ये ख्याल कभी नहीं आया कि वे ग्राहकों से भी पूछ लें कि क्या वे इसको खरीदेंगे, लेकिन उन्हें इसका जवाब फिर भी मिल गया। इसकी डिमांड लगभग 0 थी और इसमें तकनीकी खामियां भी थीं, जिससे सुगंध UD नंबर 2 बन चुकी थी। 2001 के अंत तक इस कंपनी का भट्टा बैठ चुका था। लेकिन हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि निवेशकों के $20 मिलियन को फूंकने की गंध कैसी होती है, तो बस एक iSmell को प्लग कीजिए और इसे 11 तक बढ़ा दीजिए। नंबर 3, जूसेरो। जब इसे 2016 में लॉन्च किया गया था तो जूसेरो को उस पहले कोल्ड प्रेस जूसिंग सिस्टम के रूप में जाना गया जो आप अपने घर में रख सकते थे। ये वाईफाई से जुड़ सकता था और आखिर क्यों नहीं, और कटी हुई सब्जियों और फलों के सिंगल सर्विस वाले पैकेट का उपयोग करता था जो एक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से मंगवाए जाते थे। इसके संस्थापक डॉग इवांस का दावा था कि उनका प्रोडक्ट लोगों के लिए स्वच्छ जीवन और अच्छी सेहत लाएगा। निवेशकों ने इस आइडिया में विश्वास दिखाया और कंपनी ने $120 मिलियन का इन्वेस्ट बटोर लिया।
हालांकि इसमें एक छोटी सी समस्या थी, मशीन की कीमत $700 थी और वो भी पैकेट मिलने से पहले। लेकिन असली मुसीबत तब आई जब लोगों को ये पता चला कि इस $8 वाले बैग को हाथ से निचोड़ने पर भी आपको वही रस मिल सकता है जो कि मशीन से निकलता है। ये खुलासा होने पर जूसेर ने ग्राहकों का पैसा रिफंड करने का वादा किया और उसी मशीन का एक $200 का वर्जन निकालने की पेशकश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जूसेरो ने 2017 में अपना व्यापार समेट लिया। ये सिलिकॉन वैली के गोरख धंधे के सबसे खराब पहलुओं में से एक रूप में याद किया जाता है। नंबर 2, पिक्सेलोन। 90 के दशक में सेकंड हाफ में पिक्सेलोन सबसे पहले वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में से एक था। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अब हर तरफ छाई हुई है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि पिक्सेलोन इसका पायोनियर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको जिस चीज के लिए जाना जाता है वो है सिर्फ और सिर्फ एक स्वीट पार्टी। अब आप पूछेंगे ये पार्टी कितनी स्वीट थी, तो 1999 के अक्टूबर महीने में MGM लास वेगास पार्टी के नाम से आयोजित की गई ये उनकी लॉन्च पार्टी थी और इसमें बुलाए गए थे किस, टोनी बेनेट, शुगर रे, फेथ हिल, डिक्सी चिक्स, नताली कोल और द हू। यहाँ तक कि पिक्सेलोन के CEO माइकल फिने ने द हू को सिर्फ उस एक शो के लिए फिर से एकजुट होने के लिए पैसे दिए गए थे। और मजेदार बात यह है कि फेने उन कई कारणों में से एक था जिसके लिए पिक्सेलोन जाना जाता था, लेकिन वो कोई अच्छा कारण नहीं था। आखिर कोई भी कंपनी अपने क्वार्टर एजेंडा में ये नहीं देखना चाहेगी कि उनका CEO असल में एक वांटेड सफेद पोश अपराधी निकले जो कि एक नकली नाम से काम कर रहा हो। माइकल का वास्तविक नाम डेविड स्टैनली था और वो 1996 से वर्जीनिया स्टेट पुलिस से भाग रहा था क्योंकि उसने एक ऐसे चर्च के पादरियों के साथ फ्रॉड किया था जहां खुद उसके पिता भी उपदेश दिया करते थे। वो अपना नाम बदलकर कैलिफोर्निया में प्रकट हुआ और अपने बिजनेस पार्टनर पॉल वॉर्ड के साथ पिक्सेलोन की शुरुआत की। और उस प्रसिद्ध पार्टी का क्या हुआ, तो वे इसे पिक्सेलोन की टेक्नोलॉजी के जरिए लाइव स्ट्रीम करने वाले थे, लेकिन एक के बाद एक एरर सामने आते गए और सभी को यह बात साफ तौर पर दिखने लगी कि उनकी तथाकथित नवीन टेक्नोलॉजी असल में एक छलावा थी जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। गुस्साए बोर्ड के सदस्यों ने नवंबर में माइकल को उसके पद से हटा दिया। कुछ महीने बाद पुलिस ने उसे ऑरेंज काउंटी में ढूंढ लिया और उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अगले वर्ष पिक्सेलोन में अचानक हिंसक तरीके से बर्बादी आई और जून 2000 में उसने दिवालियेपन के लिए अर्जी डाल दी। लेकिन उस दशक की सबसे धमाकेदार पार्टी देने के बावजूद भी क्या इसे एक विफलता कहेंगे? आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में आकर बताइएगा। इससे पहले कि मैं अब तक की सबसे बड़ी स्टार्टअप विफलता से पर्दा उठाऊं, ऐसे स्टार्टअप के बारे में जानते हैं जिसका एक सम्मानजनक उल्लेख होना चाहिए। इस स्टार्टअप का नाम था नो मोर वूफ और इसका वादा था ये हर कुत्ते के मालिक के दिमाग में जो एक सवाल रहता है उसका जवाब देंगे। वो सवाल था, अगर कुत्ते बात कर सकते तो क्या होता? दुर्भाग्य से इंडिगोगो पर उनके समर्थकों को इसका जवाब कभी नहीं दिया गया क्योंकि कंपनी उनका पैसा हड़प करके गायब हो गई। अपने इंडिगोगो कैंपेन में नो मोर वूफ ने वादा किया था कि वे नवीन वैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा कुत्तों के दिमाग की तरंगों को मानव भाषा में बदल देंगे। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये प्रोजेक्ट नामुमकिन साबित हुआ और महीनों की चुप्पी के बाद इस स्टार्टअप ने आखिरकार सभी समर्थकों को रिफंड जारी कर दिया। लेकिन एक इससे भी अधिक विफल हास्यास्पद स्टार्टअप जो था पर्याप्त फंडिंग भी नहीं जुटा पाया। ये पॉल नामक एक स्मार्टफोन चार्जर है जिसे एक मूर्ति कला में बनाया गया है। ये वाकई आश्चर्य की बात है कि किक स्टार्टअप वेबसाइट पर इसे $400 प्रति पीस रखे जाने पर 2 लोगों ने इसमें अपना पैसा लगा दिया। नंबर 1, थेरानोस। 2003 में जब एलिजाबेथ होम्स सिर्फ 19 वर्ष की थी, उसने थेरानोस की शुरुआत की। स्टैनफोर्ड में अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ने के बाद उसने एक बहुत ही जोरदार सेल्स पिच तैयार की, एक ऐसी डिवाइस के लिए जो कि खून की कुछ ही बूंदों का टेस्ट करके किसी भी बीमारी का पता लगा सकता था। इससे उसने तुरंत ही टॉप लेवल के निवेशकों का विश्वास हासिल कर लिया और 2010 तक थेरानोस की वैल्यू $1 बिलियन हो गई। ये कंपनी के पब्लिक में आने के लिए भी 3 साल पहले हो गया। जैसे जैसे दशक आगे बढ़ा, कंपनी 10 बिलियन के मूल्यांकन पर पहुंच गई और ऐसा लग रहा था कि थेरानोस दुनिया के शीर्ष पर था। हालांकि 2015 में द जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएट्स ने इसके अत्यधिक गोपनीय संचालन के लिए थेरानोस की आलोचना करते हुए एक लेख प्रकाशित किया और कहा कि ये पीयर रिव्यू वाले मेडिकल पब्लिकेशंस में अपनी रिसर्च का योगदान करने में विफल रहा है। बाद में उसी वर्ष कंपनी के पूर्व कर्मचारियों ने उसके भयानक मैनेजमेंट और उनकी टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े दावों के खोखलेपन को उजागर किया। उनका कहना था कि उनकी तथाकथित क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी अपने किए हुए बड़े बड़े वादों में से लगभग किसी पर भी खरी नहीं उतरी और इस कारण थेरानोस रेगुलर ब्लड टेस्टिंग इक्विपमेंट का उपयोग करने के लिए मजबूर हो गया। थेरानोस पर 2018 में SEC द्वारा बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था और होम्स और थेरानोस के पूर्व अध्यक्ष सनी बेलवानी पर धोखाधड़ी के 11 मामले दर्ज किए गए। 2018 के सितंबर में ये कंपनी बंद हो गई और स्टार्टअप इतिहास की सबसे हाई प्रोफाइल सफलता और गिरावट की कहानी भी समाप्त हो गई। इनमें से किस स्टार्टअप के विफल होने के किस्से पर आपको सबसे ज्यादा हंसी आई? अगर आपको इसी तरह के अवसर मिले तो आप कौन सा अलग तरीका अपनाएंगे या फिर पिक्सेलोन की तरह क्या आप इन्वेस्टरों के पैसों पर बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन कर डालेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।